या नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जवारी। आप देख रहे हैं एबीसी की एक चर्चा, जिसमें आज हम वार्ता करेंगे शरद कोहली जी से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद जो मौजूदा सरकार है मोहम्मद यूनुस जी की, जिस तरह से वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर नए नए अत्याचार सामने आ रहे हैं, नए नए घटनाक्रम और नए नए राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आज हमें जो लेटेस्ट एक परिवर्तन देखने को मिला, जहां बांग्लादेश के गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के पुलिस के अंदर अब हिंदुओं समुदाय की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो एक नीतिगत कार्यक्रम है, या बांग्लादेश की जो सोच है वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर, उसके बारे में भी ये आदेश एक नकारात्मक संदेश देता है। इस बाबत आज हम चर्चा करेंगे शरद कोहली जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटनाक्रम को वो भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं। शरद जी, आपका पहला टेक क्या है इस पर? नमस्कार बिलाल जी और एबीसी मलयालम हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। मैं इसको बहुत ही रिग्रेसिव थिंकिंग बोलता हूं और मैं समझता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों में एक और कील जिस प्रकार ठोकी जाती है वो है ये। और जहां प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी रिश्तों को सुधारने की, बांग्लादेश को यह समझाने की कि उसका राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध भारत से है और उसका अस्तित्व भी भारत की वजह से है। वो इस बात को भूल गया है कि 1971 में किसके कारण वो अस्तित्व में आया था। ईस्ट पाकिस्तान पहले होता था। तो मुझे लगता है इस सब बातों को दरकिनार करते हुए वो लगातार बजाय सुधार करने के आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो रोक लगी है पुलिस में नियुक्तियों की, ये उनके लिए फायदा नहीं पहुंचाने वाली है, उनको नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इससे जो पुलिस वालों का काम होता है एनफोर्समेंट करना, कानून को एनफोर्स करना, तो वो एनफोर्समेंट और ज्यादा बायस हो जाएगी। जिस प्रकार हमने हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार होते देखे हैं और जिस प्रकार मानसिकता वहां पर दिखाई दे रही है, एक रूढ़िवादी मानसिकता, जिसको मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से इस समय मैं उसकी तुलना करना चाहूंगा, उस प्रकार की मानसिकता वहां दिखाई दे रही है माइनॉरिटीज के लिए। और ये मैं समझता हूं कि बांग्लादेश का जो संविधान है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि वहां का संविधान सांप्रदायिक एकता और सांप्रदायिक सहिष्णुता का संदेश देता है। पर इस समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पर संविधान का पालन हो रहा है। और जो वहां के केयर टेकर अभी इस समय हेड ऑफ द स्टेट हैं मोहम्मद यूनुस साहब, मुझे लगता है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाके कहूंगा कि ये उनकी इंस्ट्रक्शंस के बिना ये हो नहीं सकता। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। वो केवल दिखाने के लिए एक चेहरा है, पीछे से जो डोर है, जो धागे हैं, वो कोई और खींच रहा है। तो बहुत ही रिग्रेसिव कदम है। और नियुक्तियों को बंद करना, मैं समझता हूं वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, वहां के जो हिंदू हैं, उनके लिए नौकरियों के अवसर, उनके लिए सामान्य अवसर में कमी लाना देखा जाएगा इसको। और मैं समझता हूं कि उनके लिए ये और ज्यादा एक कदम आगे रहेगा। वो अब ऐसे हालात में है वहां के माइनॉरिटीज के, ना वो वहां रह सकते हैं और ना वो वहां से आने के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जिंदगी वहीं बिताई है। उन्होंने नहीं, 1971 के बाद और उससे पहले उनकी पुश्तों ने शायद जिंदगी वहीं बिताई है। और आज उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिश्तेदारी, उनकी जड़ें वहीं पर हैं। उन जड़ों को उखाड़ कर फेंकने में भी वो असमर्थ हैं, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर वो छोड़ते हैं तो इस समय कहां आते हैं? क्या उनको किसी देश में भारत को मिला के शरण मिलेगी? तो उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है कि इन माइनॉरिटीज को किसी तरह या तो खत्म कर दिया जाए या ये लोग कन्वर्ट हो जाएं इस्लाम में। ऐसी मुझे वहां पर पूरी पूरी कोशिश दिखाई दे रही है बिलाल जी। ये ठीक कह रहे हैं आप शरद जी, लेकिन ये पिछले 15 साल तक जब वहाँ शेख हसीना थी, भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे बांग्लादेश। भारत ने एक व्यापार की एक चरम सीमा छुई। हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे, हमारे कूटनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे, हमारे राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और शेख हसीना परिवार से तो भारत का एक मित्रता का संबंध हमेशा से रहा। हमने वो दौर भी देखा जब शेख हसीना जब जब हिंदुस्तान आई, उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को सुधारा, उन्होंने भारत की राजनीतिक नीतियों की प्रशंसा की। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये 15 साल के जो पुराने रिश्ते थे, उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया? और आप देखते हैं कि शेख हसीना के पीछे जो एक इंटरनेशनल एक रैकेट काम कर रहा था, जिसमें
चाइना का भी हाथ रहा, जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ रहा, जिसमें अमेरिका का भी हाथ देखने को मिला। आखिर ये ऐसा क्यों घटा कि इस इतने 15 साल की जो पृष्ठभूमि जो हमने भारत ने बनाई थी बांग्लादेश के संदर्भ, वो उसके अंदर इतना बड़ा एक वैचारिक परिवर्तन आ गया। देखिए, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि अचानक हुआ, क्योंकि ये आग वहां पर सुगबुगा रही थी बहुत समय से। और लगातार हमारे जो पड़ोसी हैं, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का मैं विशेषकर नाम लेना चाहूंगा, वो लगातार इस कोशिश में थे कि जो भारत से बांग्लादेश के बहुत ही नजदीकी संबंध हैं, इनमें कहीं कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए। और वहां पर ये जो ऑर्थोडॉक्स और जो फंडामेंटल सोच वाले जो गुट हैं, वो अंदर ही अंदर एक साजिश रच रहे थे। और उन्होंने अपने साथ युवाओं को जोड़ा, कुछ कॉलेज के लोगों को जोड़ा। मैं अभी भी मानता हूं बिलाल जी के चंद हजार या चंद लाख लोग हैं। बांग्लादेश की आबादी इस समय 17-18 करोड़ के लगभग है। और ज्यादातर आबादी, ज्यादातर आवाम वहां पर अमन चाहता है, चैन चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है। ये चंद हजार या शायद चंद लाख लोग मिलके उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया। और मोर्चा इस प्रकार खड़ा कर दिया कि उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल कर दी, जिसकी वजह से शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ गया। और मेरा ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि बिना किसी विदेशी ताकत के सहयोग के ये काम हो नहीं सकता था, क्योंकि ये जिन चंद हजार या चंद लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये तो वहां पहले से भी थे। तो जब तक इनको पीछे से विदेशों से, जब तक इनको, खासकर जिन देशों, दो देशों का मैंने नाम लिया, और कुछ हद तक मैं जो अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरा, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के आने से पहले जो वहां पर मौजूदा सरकार है, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप साहब शपथ लेंगे और ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पर उससे पहले की जो वहां की सरकार है, मुझे लगता है उसने भी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब पीछे मिलने गए बाइडन साहब से और उनकी बड़ी बड़ी नजदीकी वो थी, तो कुछ ना कुछ कहीं विदेशी ताकतों का हाथ इसमें था, जो कि वहां के जो लोकल्स थे, वहां के जो लोकल ये मूवमेंट पूरा चला रहे थे। और जो शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा जिन्होंने खोला हुआ था, वो उन्होंने धीरे धीरे करके इन विदेशी ताकतों की मदद से ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि उनका वहां पर, शेख हसीना का वहां पर राज करना, रहना खतरे से खाली नहीं रहा। और उन्होंने, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, किस किस हालात में उनको वहां से छोड़ के वहां से आना पड़ गया। तो मुझे लगता है कि लोकल लोग और लोकल भी एक गुट, पर्टिकुलर गुट, और जिसमें विपक्ष वहां का शामिल था, उसने इन विदेशी, इसमें मैं पाकिस्तान के, चाइना का, और कुछ हद तक मैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अमेरिका में उसका भी मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं कोई हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति हो गई। और बिलाल भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से देखे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि 450-500 बिलियन डॉलर की वो अर्थव्यवस्था, एक समय मुझे याद है 2018-19 में ये करीब 8-9% की दर से बढ़ रही थी, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में थी। बांग्लादेश का कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में तूती बोलने लगी थी। आप किसी भी विदेशी स्टोर पर जाएं, वहां पर आपको, आप अच्छे ब्रांड के यहाँ जाएं, वहां पीछे आपको मेड इन बांग्लादेश लिखा मिलता था। तो हम ये सोचते थे, लोग सोचते थे कि भाई ये कैसे एक मुल्क जो कि 1971 में एग्जिस्टेंस में आया और एक पिछड़ा हुआ मुल्क माना जाता था, आज वो इतनी तरक्की कर गया कि उसकी उसके कपड़े पूरी दुनिया में आज पहचान बन गई है। इसकी वजह से लोगों को वहां पर रोजगार मिला, लोगों की समृद्धि आई, गरीबी भी कुछ हद तक कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। पर मुझे लगता है उस सारे किए कराए को अगर पानी फेरना कहा जाए तो वो उचित रहेगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की जीडीपी नीचे जा रही है, बेरोजगारी फैल रही है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति की दर वहां पर इस समय 11-12% के पास पहुंच गई है। जो बांग्लादेश का आम आदमी है, वो इस समय त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ नौकरी नहीं है, महंगाई है, खाने को सारा सामान नहीं है, बांग्लादेश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम रह गए हैं, सारा माल इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो जरूरी सामान वहां मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। और दूसरी तरफ एक ये मोर्चा खुला हुआ है जो कि एक दूसरी ताकत को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इस समय दिखाने के लिए जरूर यूनुस साहब बैठे हैं हेड ऑफ द स्टेट बन के, पर आंतरिक तौर पर वहां पर बहुत अशांति मुझे नजर आती है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सामाजिक मोर्चे पर हो। और माइनॉरिटीज का हश्र तो हम देख ही चुके हैं पिछले चंद महीनों में वहां पर क्या हुआ है, जिस प्रकार मंदिरों पर अटैक हुआ है, हिंदुओं पर अटैक हुआ है, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, धार्मिक स्थलों पर अत्याचार हुआ है, वो सब हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से लेकिन लेकिन बांग्लादेश ने,
जी, जी। जी, जी। लेकिन लेकिन मैं शरद जी पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर से वहाँ जमात-ए-इस्लामी ने जिस तरह से एक रिवोल्ट में एक सहयोग दिया, जमात-ए-इस्लामी ने जो अपना एक योगदान दिया शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने में। मैं चाहूँगा एक उस पे आप रोल डालें, साथ ही साथ जो इस वक्त प्रत्यार्पण संधि है और जिस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को अपने यहाँ वापस बुलाने की मांग कर रहा है और उसके लिए एक दबाव बना रहा है। वहीं चाइना, देखिए पाकिस्तान की तो आर्थिक स्थिति इस स्तर की नहीं है कि वो किसी भी तरीके से भारत का मुकाबला कर सके। लेकिन चाइना जिस तरह से इस लड़ाई में कूदा है और भारत इस आदेश पर का जो रुख होना चाहिए था विदेश मंत्रालय का, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने देखने की नहीं आई। इस पे भी मैं चाहूंगा आप दृष्टिकोण रखें अपना। देखिए, आपने प्रत्यार्पण संधि की बात करी, तो प्रत्यार्पण संधि कहती है कि अगर वहां का कोई राजनयिक हमारे यहाँ शरण ले रहा है और ये सिद्ध हो जाता है कि उसकी जान को वहां खतरा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा है, तो ऐसे में प्रत्यार्पण उतना सरल नहीं होता। ये हम सब जानते हैं। जो दो देशों की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होती है, उसमें ये क्लॉज आप ज्यादातर देखें तो आपको 90% ये क्लॉज उसमें दिखाई देगा। यही भारत और बांग्लादेश की भी है। आपने जमाते इस्लाम की बात करी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मुझे हैरानी इस बात से है कि पाकिस्तान का हश्र देखते हुए भी वहां की जो अभी सरकार है या जो हुक्मरान है जो वहां पर सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ये देखते हुए कि पाकिस्तान जब इस राह पर चला, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना, कट्टरपंथी सोच को आगे लाना, इस प्रकार पाकिस्तान ने जब ये रास्ता पकड़ा था, तो उसका हश्र क्या हुआ है पिछले पिछले 20-30 साल में, ये सारी दुनिया के आगे विदित है। ये मुझे लगता है सबको दिखाई देता है कि पाकिस्तान में इस समय भुखमरी की हालत है, पाकिस्तान में आंतरिक अशांति है, आतंकवाद वहां पर पनप रहा है, कोई देश पाकिस्तान से व्यापार करके तैयार नहीं है, पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं आ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी। तो मुझे लगता है कि बड़ी हैरानी की बात मुझे लगती है कि अगर एक देश जो कि वहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, उसका अपना हश्र, या तो होता है ना कोई अमीर देश आके और आपके यहाँ ये करे, तो आपको लगता है भाई चलो अमीर देश आएगा तो हमें भी कल को अमीर बना देगा। पर एक देश जिसके खुद जी, ही हालत खराब है, उससे जब आप इंस्पायर हो जाते हैं, तो ये बहुत हैरानी की बात होती है। बताता है कि साफ तौर पर इसमें विदेशी ताकतों का पीछे हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आंतरिक वहां के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी अकेले अपने बलबूते पर कि वो इस जी, कगार पर बांग्लादेश को ले आते। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है। और भारत, और आपने राजनीतिक बात जी, करी राजनीतिक तौर पे, तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि वहां पर अभी कुछ समय पहले गए थे और उनको बड़े साफ शब्दों में वहां पर बोला गया कि भाई आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए, माइनॉरिटीज की करिए, आपका संविधान भी ये बात बोलता है और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप हिंदुओं पर, मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार को रोकिए। उनको क्लियर शब्दों में ये वार्निंग दी जा चुकी है। अब भारत का अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब वहां पर हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और कदम अब उठाने की जरूरत है, जिसमें सबसे कारगर कदम मुझे लगता है आर्थिक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन जिसको कहते हैं। क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बायलेटरल ट्रेड है, वो करीब $14 बिलियन के आसपास का अभी तक था। अब तो ये नीचे को जा रहा है, जिसमें से करीब 11 से $12 बिलियन भारत से एक्सपोर्ट होता था। इसका मतलब जो जरूरी सामान जाता है बांग्लादेश में, जिसमें दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है, ये दो चीजें मैं ऐसी, हालांकि बहुत लंबी फेहरिस्त है सामान जाने की, मशीनरी भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, पर ये जो दो चीजें मैंने पहले जी, बोली, इसके बिना तो आवाम का गुजारा ही नहीं है। और भारत जो वहां से आयात करता था वो मात्र 2-3 बिलियन डॉलर का है। तो इतना बड़ा कोई भारत में वहां जी, से आयात नहीं होता था। तो पाकिस्तान, अपना बांग्लादेश को अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जिस देश की जरूरत पड़ती है, 4,096 किलोमीटर लंबा बिलाल जी बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, जी, जिसमें जी, हमारे 4-5 राज्यों से होके जाता है। वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, जी, त्रिपुरा जी। हो गया, लेकिन 5 राज्यों से होके लेकिन जाता है। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन शरद जी एक सवाल बांग्लादेश की सरकार बार बार उठाती है। जब हम यहाँ पर रहकर या भारत की सरकार बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदू को लेकर शिकायतें बांग्लादेश से करती है, तो उनका उनकी प्रतिक्रिया में आती है कि आप अपने देश में देखिए। तो ये जो काउंटर बांग्लादेश लेता है, साथ ही साथ जो मौजूदा भारत की अंदरूनी राजनीति है, इसको ये ओवरऑल इशू किस तरह से प्रभावित करता मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, ये जो काउंटर आरोप लगाया जाता है, क्योंकि दोनों चीजों में फर्क है।
भारतीयों का या हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना, वो आज से बांग्लादेश में नहीं है, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। पर ये जो आरोप वहां से लगाया जा रहा है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स पर है, जो अवैध तरीके से भारत में आके बस गए हैं, रोहिंग्या कह लीजिए, बाकी कह लीजिए। अभी आप मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली के चुनाव में मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं और बहुत सारे घर मैंने देखे ईस्ट दिल्ली में और साउथ दिल्ली में, जहां पर एक एक पते पर लेते हैं 4 लोग और वहां पर 60-60, 70-70 लोगों का एड्रेस दिया हुआ है और वो सब के सब इमिग्रेंट्स हैं। ये बात मुझे लग रहा है जैसे जैसे वोटर लिस्ट में से नाम कट रहा है वो सामने आएगी देखने को। तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आप कंपेयर कर तुलना करने लगे अपने नागरिकों की, कि हम अपने यहाँ जो हिंदू हैं भाई उनकी उनकी तुलना आप कर रहे हैं, जो वहां से भाग के लोग चुपचाप रास्ते से यहां पर आके बस गए हैं, जिन्होंने आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं, जिन्होंने राशन कार्ड बनवा लिए हैं, भारतीय स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीजों की तुलना करना बहुत अच्छा नहीं है। आपने दूसरी बात बड़ी जरूरी उठाई कि भारतीय राजनीति पर इसका, देखिए मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शंस का असर इन माइग्रेंट्स पर पड़ता है। अगर आप वोट शेयर देखेंगे या वोट बैंक देखेंगे तो इन लोगों को पनाह देके भारत के भी कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसमें से फायदा उठाना चाहते हैं और फायदा उठाते हैं, इनको स्कीम देके, इनको पनाह देके, इनके ऊपर ये इल्जाम ना लगा के, इनके आधार कार्ड बनवा के कि भाई आप तो भारत के नागरिक हो, आप चिंता मत करो। वो अपनी वोट बैंक राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज गलत है कि आप सत्ता में बने रहने के लिए या चंद लाख वोट लेने के लिए आप इलीगल इमिग्रेंट्स को आधार कार्ड बना के दे रहे हैं, उनको राशन कार्ड बना के दे रहे हैं। अब इसकी तुलना हम कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं वो तो वहां आज से नहीं, उनकी तो पुश्तें वहां से रह रही हैं, उनके पास बांग्लादेश के हाँ पासपोर्ट्स हैं, बांग्लादेश की नागरिकता है, तो यहाँ कहाँ नागरिकता है? तो दोनों चीजें मुझे नहीं हाँ लगता कि कंपेयर करी जा सकती हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शरद जी, अभी आपने देखा होगा कि अरुण पुरी जी का एक स्टेटमेंट आया था, भारत सरकार के मंत्री हैं, और उसको लेकर केजरीवाल ले उड़े। और केजरीवाल का ये कहना है कि जब यहाँ रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। वो सवाल सीधा गृह मंत्रालय पे खड़ा कर देते हैं कि पिछले आप 10 साल से आपकी सरकार है, अब तो आपका थर्ड टर्म हो गया। तो वो एक इसको पॉलिटिकल रिफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस आर्गुमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है, देखिए It देखिए it is a डील basic, it is जब a ये basic बांग्लादेशी, responsibility. Basically, it is a basic responsibility of the Home Ministry to check their मैं borders, अग्री करता especially हूं। border security मैं force. मैं नो नो आई अग्री विद दिस कि जब ये लोग आके इतने साल से, मान लीजिए कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 7 साल से रह रहा है, तो ये बात सही है कि आप 8-10 साल बाद आप उसकी यहाँ रहने पर प्रश्न उठा रहे हैं। जिस समय वो यहाँ पर आया था उस समय आप प्रश्न उठाते, या आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो यहाँ कब आ गया, कि अब इलेक्शन की जब वोटर लिस्ट की बारी आई तो आपने उसकी गणना शुरू करी। इस बात से मैं सहमत हूं कि आपको फिर यहां भी राजनीति आ जाती है कि आप नहीं चाहते कि भाई एक तबका जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे और ये लोग सारे मिलके उनके वोट बैंक बन जाए, तो इसलिए आप उनको पकड़ रहे हैं, वरना इनके रहने से हमें कोई इतराज नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये दोहरी दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर आप उनके खिलाफ हैं तो जिस दिन वो आया, और आपके लिए देखिए मैं मानता हूं बिलाल भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात, किसी भी सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए ये कठिन नहीं है पता लगाना कि कौन नागरिक कहां का है, उसका ओरिजिन कहां का है, वो कहां से आया है, क्या वो वाकई बंगाल का है या वो बांग्लादेश का है। ये बहुत कठिन नहीं है, देखने में पहचानने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, पर अगर आप उनसे जाके जरा सा भी आप उसको, जिसको कहते हैं इफ यू डिग डीपर, तो आपको पता कि उसकी असलियत क्या है। ये बात सच है। तो मुझे लगता है कि ये होम गृह मंत्रालय को भी एक तरह से अपने आप को पूछना चाहिए कि आप इतने साल बाद ये काम कर रहे हैं, ये काम बहुत पहले भी किया जा सकता था। आज जब इलेक्शन की बात आती है तो ये काम किया जाता है, रोहिंग्याओं की बात आती है काम किया जाता है, पर उनका कहना, उनका अप्रोच ये है, मैं आपको बताता हूं कि जब जागे तब सवेरा। चलो भाई, अब हमको एहसास हुआ, अब हमको लग रहा है कि इनकी वजह से भारतीयों को कुछ लाभों से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारा हिस्सा जो लाभ दिए जाते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम्स है, या आधार गरीब कल्याण योजना है जिसमें 5-5 किलो अन्न मिलता है, और अगर इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो ये उसका भी लाभ लेते हैं, उससे भारतीय वंचित रह जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब जागे तब सवेरा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट भी किया जा सकता है पर नहीं भी किया जा सकता, पर ये प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर भारतीय का अब आज आधार कार्ड होने के बाद भी, अगर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है या आधार कार्ड किसी राजनीतिक बैक की वजह से बनाया गया है, तो उसकी थोरली गृह मंत्रालय को जांच करनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं।
अब देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी कि दोहरी नीति नहीं हो सकती। तो गृह मंत्रालय को भी इस पर बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अंदर भारतीय हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ जो वहाँ की जो सरकारें करती आई हैं या जो करने की मंशा रखती है, ख़ास तौर से जब आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल के पुजारी चिन्मयैया दास जी, को भी वहाँ जेल भेज दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जी, भारत सरकार के संज्ञान में है। जिस तरह से भारत के हिंदुओं पर वहाँ को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, उसको भारत की विदेश मंत्रालय निरंतर वॉच कर रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए, नीति में स्पष्टता होनी चाहिए। और अगर बांग्लादेशी रहते मौजूदा सरकार के रहते हुए कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या यहाँ पर आके शरण लेता है, तो ये सवाल सरकार पे भी खड़े होते हैं। हमारा हमारे इस कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम एक बार आपके फिर शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रगुजार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।